कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक वाक्य विचार, यानी कि वाक्य के बारे में हम पढ़ेंगे। वाक्य भेद भी आप इसको कह सकते हैं। तो वाक्यों के बारे में तो आप सभी को पता है कि हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपनी कोई भी बात को रखने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और भाषा को हम वाक्यों के रूप में व्यक्त करते हैं। अगर हमने कोई भी चीज बोलनी है, कहनी है, समझानी है तो हम वाक्यों के रूप में अपनी बात को रखते हैं। तो किस किस तरह के वाक्य होते हैं? देखिए, वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से मिलकर बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से मिलकर बनते हैं। और पूरा जो एक वाक्य है उसमें कई सारे शब्द यानी कि कई सारे पद होते हैं और जो अर्थपूर्ण होते हैं। यानी कि अगर एक वाक्य में सुव्यवस्थित ढंग से अगर पदों का प्रयोग किया गया है और वो वाक्य अर्थपूर्ण, वो पद सारे अर्थपूर्ण हैं तो उसको हम वाक्य कहेंगे। तो आज हम वाक्य के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि आपने, क्योंकि अभी आप 10th क्लास में हैं तो आपने पहले भी वाक्य के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। अभी वाक्य पढ़ने का हमारा मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य यह है कि आपकी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण का जो सेशन आता है, हिंदी व्याकरण का जो सेक्शन होता है आपके एग्जाम पेपर में, तो उसमें आपको वाक्य परिवर्तन के लिए भी आता है कि आप सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए या संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए। तो इससे पहले, बदलने से पहले आपको वाक्यों के बारे में जानना जरूरी है कि आप वाक्यों को पहले जानिए कि क्या होते हैं सरल वाक्य, क्या होते हैं मिश्र वाक्य, क्या होते हैं संयुक्त वाक्य। या सबसे पहले आप वाक्य को जानिए कि क्या होता है वाक्य और कितने टाइप के होते हैं वाक्य। तो इसीलिए आज हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं, वाक्य और वाक्य के भेद। तो इसी तरह हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करेंगे आज का सेशन। जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आप आज के लिए ही नहीं, आने वाले फ्यूचर में जब भी आप हिंदी से संबंधित कोई परीक्षा जहां पर देंगे वहां पर आपको ये सारे जो चीजें हैं, ये वाक्य से रिलेटेड जो भी टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, तो ये आपको कहीं ना कहीं फेस करने को जरूर आपको मिलेगा। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान पूर्वक पढ़नी है, ध्यान पूर्वक समझनी है। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल जो भी आपके पास नोट डाउन करने के लिए है, क्योंकि हिंदी व्याकरण को आप रट नहीं सकते, हिंदी व्याकरण को आप याद नहीं रख सकते, आपको लिखना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है सारी चीजों की, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आती हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे वाक्यों के बारे में कि किस तरह से वाक्यों को के बारे में जाना जाता है। वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने घटक होते हैं। तो वाक्य विचार, वाक्य में जैसे कि बहुत सारे सेंटेंस आप रोज बोलते हैं, रोज पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ वाक्य लिखती हूँ, मैं आपको शुरू से वाक्यों के बारे में बताऊंगी। जैसे अमित विद्यालय जाता है। अमित विद्यालय जाता है। बिल्कुल इसी तरह शशांक पढ़ रहा था। तभी अंकित उठकर चला गया। सभी जानते हैं मीरा अच्छी लड़की है। तो इस तरह से हम बहुत सारे
वाक्य लिखते हैं, बहुत सारे हम सेंटेंस लिखते हैं जो अलग अलग तरह के होते हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण मैंने आप लोग को दिए, जो वाक्य मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तुम परिश्रम करो करते तो अवश्य सफल होते। तो यहाँ पर हमने वाक्य लिखे हैं और आप देख सकते हैं कि सारे वाक्य बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। पहला जैसे देखिए कि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते, अमित विद्यालय जाता है। शशांक पढ़ रहा था तभी अंकित उठकर चला गया। सभी जानते हैं मीरा अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, जितने भी मैंने यहाँ पर सेंटेंस वाक्य लिखे हैं, उनमें क्या होता है कि कोई शब्द या पद आपस में मिलकर एक शब्द समूह का निर्माण कर रहे हैं और ये सारे जो शब्द और शब्द समूह हैं, ये पूरा अर्थ प्रकट करने में सक्षम है, यानी कि पूरा अर्थ इनका निकल रहा है। आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा है सभी जानते हैं, तो ये शब्द समूह हो गया एक पूरा। मीरा अच्छी लड़की है, तो ये अलग से शब्द समूह है एक। तो दोनों का अपना अर्थ है, दोनों अपना अपना अर्थ प्रकट कर रहे हैं स्पष्ट रूप से, कहीं पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। सभी जानते हैं मीरा अच्छी लड़की है, तो एक पूरा आपको यहाँ पर अर्थपूर्ण वाक्य लिखा गया है। अगला आप देखिए, शशांक पढ़ रहा था तभी अंकित उठकर चला गया। शशांक पढ़ रहा था तभी अंकित उठकर चला गया। दो यहाँ पर शब्द समूह मैंने बनाए हैं और उन दोनों शब्द समूह अर्थ बिल्कुल आपको स्पष्ट हो रहा है और एक अर्थपूर्ण आपका वाक्य यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। और ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा है, अमित विद्यालय जाता है। अगला, तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तो सारे जो ऐसे शब्द समूह हैं जो पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट करने में सक्षम है, यानी कि पूर्ण रूप से अपना अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो इसी तरह के जो इसी तरह के जो शब्द समूह हैं, इन्हें ही वाक्य कहा जाता है। तो वाक्य की बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन, बहुत ही प्यारी सी परिभाषा हम लिखेंगे इसके आधार पर कि शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाए या बताई जाए या लिखी जाए, यानी कि सार्थक शब्दों का समूह जो कि व्यवस्थित तरीके से लिखा गया हो, व्यवस्थित तरीके से हो और बहुत ही अच्छा सा अर्थ प्रकट कर रहा हो, उसे हम वाक्य कहेंगे। तो अब हम यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे वाक्य की। वाक्य को परिभाषित करेंगे। तो वाक्य को परिभाषित करने के लिए क्या सीखा हमने इससे पहले? सबसे पहले हमने यहाँ पर सीखा कि शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है या बताई जाती है। ठीक है, एक तो हम इस तरह से लिखेंगे, शब्दों के उस समूह को, शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है या फिर बताई जाती है, या बताई जाती है, तो इसे हम वाक्य कहेंगे। ये हम यहाँ पर लिखेंगे, बताई जाती है अर्थात सार्थक शब्दों का,
असल में क्या है, शब्द सार्थक है, यानी कि सबके अर्थ जो हैं वो स्पष्ट हो रहे हैं, सब अपने अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षाकृत अर्थ, यानी कि आपकी अपेक्षा के अनुरूप अर्थ प्रकट हो रहा हो। तो जिससे कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है या बताई जाती है, अर्थात सार्थक शब्दों का वह समूह, यानी कि यहाँ पे हमने क्या बताया, शब्दों के उस समूह को जिससे कि कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाए या बताई जाए, अर्थात ऐसा समूह जो सार्थक शब्दों का समूह हो और व्यवस्थित हो और अपेक्षाकृत अर्थ प्रकट करता हो। अपेक्षित अर्थ प्रकट करता हो, अर्थ प्रकट करता हो, वाक्य कहलाता है। ये इस चैप्टर का, यानी कि वाक्य का इंट्रोडक्शन है, परिभाषा है। जो भी हम आज पढ़ेंगे ये वाक्य से संबंधित इंट्रोडक्शन होगा, वाक्य की परिभाषा एक तरीके से हम यहाँ पर जान रहे हैं। वाक्य क्या है, किसे कहते हैं, ये हम जान रहे हैं। तो हमने सबसे पहले जाना वाक्य, तो शब्दों के उस समूह को जिससे कोई बात स्पष्ट रूप से जानी जाती है या बताई जाती है, अर्थात सार्थक शब्दों का वह समूह, सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह, जो व्यवस्थित क्रम में भी हो। ध्यान रखिए, जो समूह है वो व्यवस्थित क्रम में भी होना चाहिए, तो व्यवस्थित हो और अपेक्षाकृत अर्थ भी प्रकट करता हो तो वाक्य कहलाता है। तो इस तरह हमने वाक्य की परिभाषा को जाना। तो अभी हम यहाँ पर छोटा सा एक टॉपिक पढ़ेंगे, चलिए इसको हम बाद में लेते हैं। अभी हम पढ़ेंगे वाक्य के घटक, वाक्य के घटकों के बारे में कि वाक्य के कितने घटक होते हैं। टॉपिक है हमारा वाक्य विचार, वाक्य के विषय में हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम परिभाषा पढ़ चुके हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वाक्य के घटक। वाक्य के घटक होते हैं जो कि प्रमुख दो होते हैं, जैसे वाक्य के मुख्यतः दो घटक या अंग होते हैं, ऐसे हम लिखेंगे। वाक्य के मुख्यतः दो घटक या अंग, इनको कह सकते हैं, होते हैं। कौन कौन से दो घटक या अंग वाक्य के हो सकते हैं? क्या आपने कभी वाक्यों को पहले पढ़ा है? क्या आपने वाक्य के बारे में पहले कभी पढ़ा है? हैंड रेज कीजिए अगर वाक्य टॉपिक आपने पहले पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में। यस, वेरी गुड। चलिए, कौन कौन से वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं? और दूसरा घटक है विधेय, उद्देश्य और विधेय। तो अब उद्देश्य और विधेय आपने जरूर जाना होगा। उद्देश्य यानी कि जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जा रहा है उसे हम उद्देश्य कहेंगे, या और विषय में जो कुछ कहा जा रहा है। अगर एक मैंने वाक्य लिखा है, आप यहाँ पर देखिए, अमित विद्यालय जाता है, ये मैंने यहाँ पर एक वाक्य लिखा है। तो आपको मैंने बताया कि कोई भी वाक्य जब हम लिखते हैं तो वाक्य के दो प्रमुख घटक होते हैं, उद्देश्य एवं विधेय। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि अमित विद्यालय जाता है, एक वाक्य को लिखने में उद्देश्य वह होता है
जिसके बारे में कहा जाता है, और विधेय वह होता है जो कुछ कहा जाता है। और जैसे मैंने यहाँ पर कहा, सभी जानते हैं मीरा अच्छी लड़की है, तो ये मैंने यहाँ पर बताया मीरा अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर मीरा, मैंने कहा जिसके बारे में हम कहते हैं वो हमारा उद्देश्य होता है, जो कुछ भी हम कहते हैं वो हमारा विधेय होता है। तो मीरा अच्छी लड़की है, मीरा आपकी उद्देश्य है, अच्छी लड़की है विधेय है। अमित आपका उद्देश्य है, विद्यालय जाता है आपका विधेय है। तो किसी भी वाक्य को जब आप लिखते हैं उसमें आपके दो प्रमुख अंग होते हैं, दो प्रमुख घटक उसके होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो इसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। वाक्य के दो प्रमुख घटक, उद्देश्य एवं विधेय। तो सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में जानेंगे, उद्देश्य को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि क्या होता है उद्देश्य। तो उद्देश्य के बारे में हमने जाना कि जिसके बारे में भी हम बात करते हैं उद्देश्य कहा जाता है। जैसे पहले इसको लिख लेते हैं, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप भी लिख सकते हैं, वाक्य में व्यक्ति या वस्तु, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम वाक्य में हमेशा व्यक्ति के बारे में ही बात करें, हम किसी वस्तु के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में, वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए या कहा जाता है, वह उद्देश्य कहलाता है। जिसके बारे में भी कुछ कहा जाता है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, उद्देश्य कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा इजी, जैसे कि बहुत ही सरल मैं एग्जाम्पल आपको दूंगी। राम बाजार जाता है, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। तो अब आप यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या आपका उद्देश्य है, बहुत ही आसान तरीके से बता सकते हैं कि इसमें उद्देश्य क्या है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो केवल हैंड रेज करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको समझ में आ गया कि इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। वेरी गुड। इस वाक्य में आपका उद्देश्य है राम, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि वाक्य में जिस किसी भी वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। तो यहाँ पर राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम बाजार जाता है, तो इस वाक्य में राम जो है उद्देश्य है। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल्स और भी हम लिख सकते हैं, सीता गाना गाती है, बहुत ही इजी एग्जाम्पल, ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। सीता गाना गाती है, या और भी कोई वाक्य अगर आपके दिमाग में आता है तो आप नीचे इसके एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। तो इस वाक्य में सीता जो है वो आपका उद्देश्य है। ठीक है, तो इस तरह से जिसके बारे में भी हम बोलते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, उसको हम उद्देश्य कहते हैं। तो उद्देश्य हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सभी को बहुत ही आसानी से ये परिभाषा भी याद हो गई होगी कि कोई भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य कहलाता है। अगला, उद्देश्य से ही एक संबंधित यहाँ पर चीज मैं आपको बताऊंगी, उद्देश्य विस्तार। उद्देश्य, ये उद्देश्य विस्तार क्या होता है? उद्देश्य तो सब लोगों को पता चल गया, आसानी से सबने गैस कर लिया कि हाँ, इस वाक्य में जिसके बारे में भी बोला जा रहा है वो उद्देश्य है। लेकिन अब हम उद्देश्य विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या होता है उद्देश्य विस्तार। तो बच्चे देखिए, क्या होता है कि जो शब्द समूह या शब्द
जो शब्द या शब्द समूह उद्देश्य की विशेषता को बताते हैं, जो शब्द या शब्द समूह उद्देश्य की विशेषता को बताते हैं, उसे उद्देश्य विस्तार कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं आपको यहाँ पर एक वाक्य लिखती हूँ। चंचल बालक दौड़ता है। चंचल बालक दौड़ता है। तो यहाँ पर बालक आपका क्या है? बालक आपका उद्देश्य है, ठीक है, बालक आपका उद्देश्य है। लेकिन आप देख सकते हैं बालक से ठीक पहले एक शब्द मैंने और प्रयोग किया है, उस पर मैंने लिखा है चंचल। तो ये बालक की विशेषता को बता रहा है कि बालक कैसा है? चंचल है। तो चंचल बालक दौड़ता है। तो वाक्य तो हमारा ये भी बन सकता है बालक दौड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है चंचल बालक दौड़ता है। तो चंचल जो है वो बालक की विशेषता को बता रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर बालक की विशेषता बताने वाले शब्द को, यानी कि उद्देश्य की विशेषता बताने वाले शब्द को उद्देश्य विस्तार कहा है। जो भी उद्देश्य की विशेषता को बताएगा वो उद्देश्य विस्तार कहलाएगा। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे कि उद्देश्य विस्तार क्या है। चलिए इसे भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बार हम पढ़ लें तो हमें वो चीज याद नहीं होती। तो हिंदी व्याकरण में हमें सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी होती है। तो हम यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे, जो शब्द या शब्द समूह भी हो सकता है, शब्द समूह उद्देश्य की विशेषता बताए, की विशेषता बताए, उसे उद्देश्य विस्तार ध्यान रखिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। घटक केवल दो ही होते हैं, उद्देश्य एवं विधेय, लेकिन उद्देश्य के अंतर्गत ही आता है आपका उद्देश्य विस्तार, ठीक है। घटक तो केवल दो ही होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय, लेकिन जो शब्द या शब्द समूह उद्देश्य की विशेषता बताए उसे उद्देश्य विस्तार कहते हैं, या उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। और एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था, चंचल बालक दौड़ता है, या और कुछ भी हम एग्जाम्पल में इसके बहुत सारे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल यही इजी सा एग्जाम्पल हम लिखेंगे, चंचल बालक दौड़ता है, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, भूखा बच्चा रोता है। तो उद्देश्य की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, उद्देश्य का विस्तार यहाँ पर हो रहा है, तो उसे हम उद्देश्य विस्तार कहेंगे। और उद्देश्य विस्तार में ये दो एग्जाम्पल हमने पढ़े, तो उद्देश्य की विशेषता को बताने वाले शब्दों को उद्देश्य विस्तार कहा जाता है। तो ये भी शायद आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इसी से जुड़ा हुआ विधेय, यानी कि दूसरा जो अंग है विधेय। तो बच्चे आज हमने वाक्य के बारे में जाना, वाक्य की परिभाषा और वाक्य के अंगों को पढ़ना हमने शुरू किया है। इसके बाद हम वाक्य के जो भेद होते हैं उसको भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आज हमने जो भी पढ़ा आप इसको रिवाइज कीजिए, घर पर याद कीजिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।